एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में जो कि लॉन्ग रन में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल रखता है। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं वैभव ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के स्टॉक के बारे में। इसके बारे में हम पूरा डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे और इसके फंडामेंटल्स के बेसिस पर जानेंगे कि क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। It will motivate me to publish more such informative videos out there for you. तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैभव ग्लोबल लिमिटेड रिटेल स्पेस में काम करती है। कंपनी के दो वर्टिकल हैं, एक है उसका फैशन ज्वेलरी जेमस्टोन्स एंड एक्सेसरीज का वर्टिकल और दूसरा जो उसका प्रोडक्ट वर्टिकल है वो है लाइफस्टाइल होम डेकोर बॉडी केयर अपैरल एंड एक्सेसरीज का। कंपनी की जो ज़्यादातर सेल आती है वो वर्ल्ड की टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज यानी कि यूएस और यूके से आती है। इसके अलावा कंपनी जर्मनी और कनाडा में भी सेल करती है। जर्मनी में कंपनी की सेल अपनी वेबसाइट के थ्रू आती है और जबकि कनाडा में कंपनी मार्केट प्लेस के थ्रू सेल करती है। अब अगर कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी का मतलब कंपनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, जैसे कि 24 आवर लाइव शॉपिंग चैनल है कंपनी के। कंपनी डिजिटल चैनल पे कंपनी अपनी वेबसाइट्स पे जो कि यूएस यूके और जर्मनी में चलती हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन ऐप्स पे ओटीटी प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन फायर टीवी, यूट्यूब लाइव, एप्पल टीवी, गूगल टीवी और मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, वॉलमार्ट, ईबे, इन सब पर अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 72% आपका फैशन ज्वेलरी वर्टिकल से आता है और 28% उसका लाइफस्टाइल वर्टिकल से आता है। सो ये रेवेन्यू ब्रेकअप आपका 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 का बताया हुआ है। पहले कंपनी का 90% रेवेन्यू फैशन ज्वेलरी प्रोडक्ट से आता था, तो कंपनी ने रिसेंटली अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया है ताकि उसका लाइफस्टाइल प्रोडक्ट से भी रेवेन्यू जनरेट हो। लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 के 9 मंथ्स में 68% रेवेन्यू यूएस से आया है, 28% रेवेन्यू यूके से आया है और बाकी रिमेनिंग 4% रेवेन्यू जर्मनी से आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का 96% रेवेन्यू जो वर्ल्ड की टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं यानी कि यूएस और यूके से आ रहा है। आपको ये भी पता होगा कि यूएस और यूके में रिसेंटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस आया हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट जैसे कि फैशन ज्वेलरी वगैरह की डिमांड काफ़ी कम है। तो हाल ही में जो कंपनी का ईपीएस गिरा है यानी कि अर्निंग पर शेयर गिरा है, उसके गिरने का एक रीज़न ये भी है कि जो कंपनी की दो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसकी वजह से इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम है। इसके अलावा कंपनी ने जर्मनी में अपने ऑपरेशंस को फाइनेंशियल ईयर 22 में ही स्टार्ट करा था। कंपनी के जो जर्मनी के ऑपरेशंस हैं वो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं। कंपनी वहाँ पर लॉसेस इनकर कर रही है। हालांकि कंपनी का ये कहना है कि वो फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकंड हाफ तक जर्मनी में भी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर गिरा हुआ है रिसेंट ईयर्स में, उसका गिरने का एक कारण ये भी है कि कंपनी को जर्मनी ऑपरेशंस में अभी लॉस हो रहा है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग की बात करें तो कंपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अपने जयपुर और मुंबई में मैन्युफैक्चर करती है इंडिया में। बट कंपनी जो रॉ मटेरियल सोर्स करती है वो 20 से ज़्यादा कंट्रीज से सोर्स करती है। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी की जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, यानी कल को किसी एक कंट्री में कोई पॉलिटिकल टेंशन होती है या सप्लाई चेन डिस्रप्शन होती है तो कंपनी की रॉ मटेरियल सोर्सिंग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ऑल ओवर द वर्ल्ड में 20 से ज़्यादा कंट्रीज से रॉ मटेरियल सोर्स कर रही है। अब अगर कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो कंपनी का एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने रेवेन्यू को 19.4% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ाया है। वहीं पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 25 सालों में 18.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। कंपनी का जो शेयर है वो उसका करंट मार्केट प्राइस अभी 325 रुपये चल रहा है। ये अपने 52 वीक लो 288 के काफ़ी करीब है कंपनी का। मगर आप पीई रेशियो देखेंगे तो वो ऑन अ हायर साइड है विच इज़ 48.4। यहाँ पे पीई रेशियो हायर होने का रीज़न समवॉट ये है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 25% का रहा है पिछले 5 सालों का। सो कंपनी का एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है। इसके अलावा कंपनी का पीई रेशियो ऑन अ स्लाइटली हायर साइड पर है। अब अगर आप कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 20.9% के अराउंड है। कंपनी का करंट रेशियो 2.29 है विच इज़ क्वाइट गुड। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। इसके अलावा कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है 42.8% का। मतलब कंपनी जितना पैसा साल में कमाती है वो लगभग उसका 42% आपको एज अ डिविडेंड पे कर रही है।
कंपनी की सेल्स की अगर हम बात करें तो साल 2011 में कंपनी की सेल्स 526 करोड़ रुपए थी, जो साल 2022 में बढ़ के 2752 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब पिछले 12 सालों में कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट 6 टाइम्स से इंक्रीज हुई है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी साल 2011 में 43 करोड़ रुपीस का था, जो साल 2022 में 237 करोड़ का हो गया है। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले 12 सालों में लगभग 6 टाइम्स से बढ़ा है। अब अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर आते हैं तो कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व्स है, मतलब कंपनी की नेटवर्थ काफ़ी अच्छी है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर ऐसा कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। कंपनी के फिक्स एसेट्स में अभी कंपनी ने रिसेंटली इन्वेस्ट करा है, मतलब कंपनी एक्सपैंड कर रही है। जो हमें पता लगता है कि कंपनी ने अपने जर्मनी में नए ऑपरेशंस स्टार्ट करे थे साल 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2022 में कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स बढ़े थे। तो ये जो जर्मनी में कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे थे, ये उसकी वजह से है। इसके अलावा अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आएँगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंटली प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज़ करा है। ये एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होती है अगर प्रमोटर्स अपना स्टेक कंपनी में इंक्रीज़ करते हैं तो। रीज़न बीइंग क्योंकि प्रमोटर उस बिज़नेस के ज़्यादा करीब होते हैं। उन्हें पता होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में बिज़नेस में क्या चल रहा है और नियर टर्म में कंपनी का क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो अगर ऐसे में प्रमोटर ही अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके हिसाब से वो शेयर उसे सस्ते में मिल रहे हैं और उस शेयर की वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए वो खरीद रहा है। अब हम यहाँ पर डील्स और ट्रेड्स में जाके देख सकते हैं कि प्रमोटर ने जो शेयर्स खरीदे हैं, वो लगभग 335 रुपीज़, 330 रुपीज़ इतने के आसपास पे खरीदे हैं। 330, 368। सो लार्जली प्रमोटर्स ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी हेवी बाइंग करी है कंपनी के शेयर्स में, और वो उसने लगभग 330 के आसपास के शेयर प्राइस पर करी है। ऐसे में यदि आप कंपनी का करंट मार्केट प्राइस देखें 325, तो समवॉट अभी भी शेयर आपको उतने ही रुपए का मिल रहा है जितने का प्रमोटर ने उसे परचेज करा है। तो ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप शेयर उस प्राइस पे खरीद पाओ जितने का प्रमोटर ने खरीदा है। अगर आप उससे भी कम प्राइस पे खरीद पाते हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि प्रमोटर की बाइंग एक पॉजिटिव सिग्नल होता है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। सो यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी को लेके। एफआईआईज ने भी अपना रिसेंट क्वार्टर में कंपनी में स्टेक इंक्रीज करा है। इसके अलावा यदि हम पब्लिक शेयर होल्डिंग पे जाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो बड़े इन्वेस्टर, दो एस इन्वेस्टर्स के नाम यहाँ पर आते हैं। एक है आपका विजय केडिया और एक आशीष कचोलिया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विजय केडिया ने भी अपना कंपनी में जो स्टेक है वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करा हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर से। आशीष कचोलिया ने अपना रिसेंटली स्टेक बेचा है, बट वो बहुत ही थोड़ा-सा माइनर स्टेक बेचा है, सो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 2 जो स्टॉक मार्केट के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है। सो ये तो थी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है। कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है, वो थोड़ा-सा हायर साइड पे है। बट गिवन दैट प्रमोटर ने सेम प्राइस पर स्टॉक खरीदा हुआ है, तो अगर आप भी इतने ही प्राइस पर स्टॉक खरीदते हैं, तो आई एम श्योर ये एक्सपेंसिव नहीं होगा। गिवन दैट कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में आपको कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं दिखेगा। रीज़न बीइंग जो इसकी मेजर इकोनॉमिक मार्केट है यूएस और यूके, वहाँ पर इन्फ्लेशन चल रहा है, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अभी डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं करने वाले, वो ज्वेलरी या फैशन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर स्पेंड नहीं करने वाले। बट यदि आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म खरीदते हैं, 3 से 5 सालों के होराइज़न के लिए स्टॉक पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 24 के एंड तक इसके स्टॉक प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट ना हो या स्टॉक प्राइस थोड़ा और गिर जाए, बट फाइनेंशियल ईयर 24 के बाद ये स्टॉक काफ़ी अच्छे से उठने की उम्मीद है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का भी यही कहना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर 23 का रिटर्न रहने वाला है, वो आपका टॉप लाइन ग्रोथ नेगेटिव रहने वाला है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में जाके उन्हें 8 से 10% का ही टॉप लाइन ग्रोथ मिलेगा। मगर उनका ये कहना है कि मिड टर्म आउटलुक जो है कंपनी का वो इंटैक्ट है और मिड टर्म में कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। सो ये तो था हमारा एनालिसिस वैभव ग्लोबल स्टॉक का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।